In this video we are going to discuss some numericals from the chapter current electricity. ओके बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें बहुत अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल्स हम लोगों को मिलता है. ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है इस वाले वीडियो में मैं कुछ अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकूं. दैट वन विल हेल्प यू टू सॉल्व फर्दर न्यूमेरिकल्स व्हिचएवर यू गेट इन द बुक. ओके, सो आई हैव सिलेक्टेड सम क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके सॉर्ट किया हुआ है उसका जो असाइनमेंट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कर देना. ठीक है, मैं यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन रीड आउट करके नंबर बोल के सॉल्व करवा रहा हूं. ओके, तो सब लोग क्वेश्चन पहले डाउनलोड कर लेना एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन ओनली, ठीक है, सोल्यूशन को चेक करना. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है two wires made up of same material have their electrical resistance in the ratio of 1:4. There are two wires which are made up of the same material and their electrical resistance is in the ratio of 1/4. Since they are made up of the same material, their resistivity will be what? Same. If their lengths are in the ratio of 1:2, if their lengths are in the ratio of 1:2, that means L1 by L2 is 1/2. Now यहां तक क्वेश्चन काफी इजी लगता है. Then find the ratio of their masses. What we have to find? We have to find the ratio of their masses. Mass का ratio क्वेश्चन मार्क है. So हम लोग को मालूम है R इक्वल टू क्या होता है? रो L by A. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो ए के साथ मैंने एक लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी एक लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर. नाउ वी नो दैट एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ इज नथिंग बट वॉल्यूम. ये सुनो, तो हम लोग को आर इक्वल टू क्या मिला? रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम. नाउ वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. So volume will be equal to how much? Volume will be equal to mass by density. तो density ऊपर चला जाएगा. Again, they are made up of the same material, so their density will be same. Yes or no? So therefore, R1 by R2 I can write equal to rho L1 square into density D divided by M1 into, ये उल्टा हो जाएगा तो M ऊपर चला जाएगा, this one will become M2 divided by rho L2 square into D. Yes or no? So rho cancel, D cancel. Okay, R1 by R2 it is given 1/4. So here we have 1/4. And here we have L1 square by L2 square, which is nothing but 1/2 square. That means 1/4 into M2 by M1. So 1/4 cancel. What will be M1 is to M2? 1:1. So according to the given question, we have to find the ratio of mass. So the ratio of mass is how much? 1:1. Okay. Let us move on to the next question. The next question is, I am reading out the questions, okay? A 5 ohm resistance wire is bent to form a ring. Find the resistance across the diameter. So there is a 5 ohm resistance which is bent in the form of a ring. We have to find the resistance across the diameter. Diameter means we are dividing this resistance into two parts. That means ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया एक पार्ट. ओके, क्योंकि टोटल 5 था, दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? 2.5. हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. वेरी सिंपल, दिस टू आर इन पैरेलल. सो 1/r इक्वल टू 1/2.5 प्लस 1/2.5. If we remove the point, we will get 10/25 plus 10/25. That means we will get how much? 1/r equal to 20/25. That means 4/5. Or r equal to 5/4. 5/4 means 1.25 ohm. So what will be the equivalent resistance? 1.25 ohm.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा देखो, हाँ अच्छे से समझना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 1%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 1%। अगर रेडियस को 1% चेंज करोगे रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो हम लोग को मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RL/A। नाउ अगर हम लोग, ठीक है अच्छे से समझो, अगर हम लोग किसी चीज का रेडियस चेंज करते हैं मतलब उसका एरिया चेंज करें, अगर उसका एरिया चेंज होगा बाय डिफॉल्ट उसका लेंथ भी चेंज होगा, है कि नहीं। किसी चीज को अगर खींचोगे उसका एरिया कम हो रहा है, दैट मींस उसका लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन एक ही चीज कांस्टेंट रहता है, क्या, वॉल्यूम। सो वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दिस वन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो मैंने क्या किया, ऊपर एक एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी एक एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम बाय area square. Why? Because now I can find these two are constant and I will write a direct relation between resistance and area. In place of area, I can write pi R square whole square. So from here I can write resistance is directly proportional to the 1 by R to the power 4. Yes or no? Radius का कितना to the power 4 में ये proportional हो रहा है, okay? What to say? 1 by R to the power 4. Now हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है टू द पावर ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है what is the percentage change in resistance if radius is increased by 1%। that means radius जो change हो रहा है, change of resistance कितना हो रहा है, 1%। अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, चेंज हो रहा है ना, तो परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा R/R परसेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज। तो इधर भी क्या आएगा, इधर भी ये यही आएगा ना, डेल्टा जो चेंज होने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, R to the power 4, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, R to the power -4 divided by R, ऐसे लिख सकते हो परसेंटेज, लिख सकते हो कि नहीं, एक चीज है ना, सॉरी ओके। तो ये जो डेल्टा R/R है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली ना। इसको मैं डेल्टा की जगह में dr भी तो लिख सकता हूँ, dr/R दैट मींस परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, है कि नहीं। तो यहाँ पे अच्छा ये यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है, यह आ गया मतलब परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस, दैट मींस ये आ जाएगा डेल्टा R, ठीक है। ये आ गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन व्हाट टू से रेडियस। अभी देखो क्या बोलते हैं इसको, ये 1 by R to the power 4 है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये R to the power -4 हो जाएगा। मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बाहर में कितना आएगा, एक परसेंटेज जो आएगा बाहर में पावर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो परसेंटेज चेंज आ रहा है ये इसका ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस कितना चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द चेंज इन रेडियस इज इंक्रीज बाय 1%, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है 1%, और क्योंकि इसका पावर 4 है तो बाहर में एक 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 4%। नाउ क्वेश्चन में आ रहा है माइनस, क्या समझा रहा है, माइनस ये समझा रहा है अगर रेडियस को तो 1% इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस 4% डिक्रीज होगा, ओके। यहाँ पे ऑप्शन में इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं दिया हुआ है, देन इट्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। So what will be the percentage change in resistance? 4%. Okay. Okay. Next आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है the resistance of a wire of 100 centimeter length is 10 ohm. Now it is cut into 10 equal parts and all of them are twisted to form a bundle, that is resistance. मतलब सिंपल वर्ड्स में एक रेजिस्टर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 10, उसको 10 पीस में काट दिया तो ईच पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। अभी इसको ट्विस्ट किया टू फॉर्म ए बंडल, बंडल कैसे फॉर्म होगा, ऐसे ट्विस्ट करोगे ना,
फिर यहाँ पे एक लगाओगे, यहाँ पे एक लगाओगे, ये सबको ऐसे ट्विस्ट करोगे। सो ट्विस्ट करके बंडल फॉर्म करना मतलब क्या है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ऐसा कहां तक होगा 10। दैट मीन्स 1/r इक्वल टू 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 को 10 टाइम्स प्लस करोगे तो कितना आएगा 10। सो r इक्वल टू कितना आएगा 1/10। दैट मीन्स r इक्वल टू कितना होगा 0.1 ओम। ठीक है। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.1 ओम। अच्छे से देखना मैंने ये वाला वीडियो में, ठीक है। अगर सेल्स को अपोजिट कनेक्ट करते हैं, फिर बल्ब का पावर कैसे चेक करते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्थिंग कैसे करते हैं हम लोग, देन शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, मैंने बहुत सारा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये सब टॉपिक्स का क्वेश्चन, बहुत सारा इन द सेंस ये सब टॉपिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारा टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ है, तो अच्छे से देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। An electric current is given by I equal to 100 sin 120 pi t. Okay, the total charge carried by the current from t equal to 0 to t equal to 1/240 सेकेंड। तो क्वेश्चन में बोला गया है करंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन, और टाइम दिया हुआ है 0 से 1/240। हम लोग को चार्ज निकालना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैंने क्लास 11 में भी समझाया था, अगर हम लोग को नेक्स्ट क्वांटिटी निकालना होता है किसी एक्सप्रेशन से, सो वी डू डिफरेंशिएशन। जैसे मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे स्पीड या वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन अगर किसी चीज का रिवर्स में जाना है, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है, तो इंटीग्रेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, देन इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है और मुझे करंट से चार्ज निकालने दिया। तो हम लोग को मालूम है चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है कि नहीं। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लिख सकता हूं, एक ही बात है ना। सो यहां से डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी। तो दोनों को इंटीग्रेशन कर दो, ये डी क्यू हो जाएगा क्यू। ये इंटीग्रेशन लिमिट क्या दिया हुआ है मुझे, 0 से लेके 1/240। सो इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे मैं बैठाऊंगा तो 100 क्या है, कांस्टेंट। 11 में हम लोगों को मिला था जब हम लोगों ने वेव्स पढ़ा था, है कि नहीं। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे 120 पाई कांस्टेंट टर्म है, लाइक ओमेगा टी, तो ये बाहर नीचे डिवाइड आ जाएगा। इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं, तो ये नीचे डिवाइड आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 120 पाई। ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, 120 पाई टी। व्हाट इज द लिमिट, 0 to 1/240। ओके, सो यहां पे बचा 100/120 पाई। ये हो गया माइनस कॉस 120 पाई इंटू टी। तो t पहले क्या लेगा, 1/240, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/240 माइनस ये 0 लेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, कॉस 0, ये क्या हो जाएगा, कॉस 0, है कि नहीं। नहीं तो ये माइनस बाहर ले आओ, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस 0 आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है। अभी इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये कितना होगा, π/2। π/2 मतलब क्या है, cos 90, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, cos 0, तो यहाँ पे आएगा कितना, 1। तो वैल्यू क्या मिला हम लोग को यहाँ पे, 100/120 पाई इंटू 1। तो ये कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब 5/6 पाई। अभी पाई का वैल्यू पुट करो और इसको कैलकुलेट करो, देखो आंसर मिलेगा 0.265 चार्ज है कूलम। ओके, सॉल्व करके देख लो, यू विल गेट 0.265।
चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 बेस्ड है शॉर्ट सर्किट पे. A cell has an EMF of 1.5 volt. So EMF दिया हुआ है 1.5 volt. When short circuited, it gives a current of 3 ampere. Current दिया हुआ है 3 ampere. The internal resistance of the cell मतलब small r निकालना है कि नहीं? Internal resistance मतलब बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस. Now short circuit मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम लोगों को बोला है ना कि कोई चीज शॉर्ट सर्किट है, उसका सिंपल मतलब होता है जो वहां पे हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है. ठीक है, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ होता है आइदर इट बिकम्स जीरो और इट बिकम्स नेग्लिजिबल सो दैट वी कैन कंसीडर जीरो. इन सिंपल वर्ड्स शॉर्ट सर्किट मीन्स external resistance will become zero. So what is the relation between EMF, current, external resistance and internal resistance? We know that E equals to I R plus R. Short circuit means R will become zero. So E equal to I R. We have to find R. R equal to E by I. E is 1.5. I is 3. 1.5 by 3 is half. That means 0.5 ohm. So what will be the internal resistance? 0.5 ohm. Clear? मैं रफ कर रहा हूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 34. ये वाला अच्छे से देखो. हाँ, तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इफ द स्विच इज ओपन और क्लोज. ये गैल्वेनोमीटर है G, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन होना है. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. कितना होना चाहिए आर का वैल्यू ताकि इस वाले गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो. दैट मीन्स इट शोज जीरो डिफ्लेक्शन whether the switch is open or closed. Now we know that zero deflection is a case of balanced condition of Wheatstone bridge. So what we will try to convert this arrangement into a Wheatstone bridge arrangement. Now what was the balanced condition of Wheatstone bridge? P by Q equal to R by S. Now देखो अच्छे से. हाँ, अच्छे से देखो. ये जो दो रेजिस्टेंस है 3 plus 3 सीरीज में कनेक्टेड है. मैं ये दोनों को अगर प्लस कर दूंगा तो ये दोनों हटके यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा ऑफ 6 ओम. सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं ये दोनों को अगर सॉल्व करूंगा ये दोनों डायरेक्टली प्लस होके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम. क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका कोई काम नहीं है. तो अभी ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q, ये हो गया मेरा R और ये कॉम्बिनेशन है मेरा S. सो P by Q कितना आ रहा है? सॉरी, ये हो गया P, ये हो गया Q एक साइड का आर्म, ये हो गया R और ये हो गया S एक साइड का आर्म. ठीक है, सो मेरा P by Q कितना आ रहा है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा P by Q कितना आ रहा है? 3 by 6 और मेरा यहाँ पे R है 2. ये वाला मैंने अभी तक निकाला नहीं है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 ओम. ठीक है, तो 3 by 6 मतलब कितना है? 1 by 2. दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. तो अगर इसको भी 1 by 2 करना है ऑब्वियसली ये कितना होना होगा? 4 होना होगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये अगर 4 होगा तो ये इक्वल टू कितना होगा 1/2, मतलब मेरा बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अभी मुझको बोलो, अगर मुझको बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, अगर मैं इसको भी 8 ओम लूंगा तो 8 ओम 8 ओम ये दोनों किस में आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा पैरेलल में। अगर पैरेलल में आएगा, ये दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने से मुझको दोनों का कितना मिलेगा, करके देखो 4 ओम, 1/8 1/8 2/8 1/4। तो अगर ये जो R है इसका वैल्यू 8 ओम हो तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा तो मेरा बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना होना चाहिए 8 ओम। अभी मैंने ये वाला PQ लिया, ये वाला RS, चलो अगर मैं ऐसे लेता हूं तो भी ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3/2, है कि नहीं। अगर ये P लो, ये Q लो, और अगर ये R लो, ये S लो, ठीक है, तो ये R कितना आ रहा है 6, S कितना आ रहा है 4, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2 3 2, देन आल्सो इट इज बैलेंस। मतलब R का वैल्यू कितना होना होगा 8 ओम, R का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे और एक 8 था, दोनों का इक्विवेलेंट मिला के यहाँ पे जो मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, ठीक है। और ये 4 कब मिलेगा, जब R का वैल्यू 8 होगा। समझ में आया। थर्टी 37 देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 37, फिर से यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, एक दो बार अच्छे से देख लेना, कोई अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं। मैं क्वेश्चंस बोल के दे रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन डाउनलोड नहीं भी करो तब भी आंसर हो ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा तुम लोग को क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोग को इसमें से क्या निकालना है, I2 निकालना है। क्या निकालना है, I2। ये दिया हुआ है 10 15 30, ये I1 I2 I3। नाउ देखने से मालूम पड़ रहा है ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते। सो 1/R कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 2 5 3 5 6, सो 2 मतलब 10 3 कितना आएगा रे, ये अगर 5 से तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, मतलब क्या जाएगा 6 से जाए और जाएगा 30 आएगा ना, 30 देख लेते, मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये 5 2 5 3 5 6, तो ये 2 से 2 1 3 3, तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, ये 90 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं हम लोग 90 से होता है कि नहीं। तो अगर ये 90 आएगा तो ये 10 9 जा 9 प्लस ये 15 से 90 मतलब 6, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 3, तो कितना आया 1/R इक्वल टू 9 9 18/90। अभी 18/90 मतलब मैं अगर इसको कैंसिल करूं 6 से, तो ये 6 से जाएगा 3 टाइम्स, 6 3 जा 18, और ये 6 से जाएगा 6 1 जा 6 30 15, मतलब ये आ जाएगा 1/5। तो कुछ गलत हो रहा है, 10 15 30, ठीक है, ये ठीक है, चलो सॉरी ये नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये आ रहा है 1/5, 1/R इक्वल टू आ रहा है 1/5, मतलब R इक्वल टू कितना आ रहा है 5 ओम, ठीक है, चलो ठीक है। तो R इक्वल टू कितना है हम लोग का 5 ओम, मतलब मैं ये रफ कर रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को ये तीनों का मिला के आ रहा है 5 ओम, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला के आ रहा है 5 ओम। एक बार चेक कर लेना, कभी कभी छोटा मोटा चीज में कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, करंट। अभी हम लोग को मालूम है इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट वी नीड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल
in parallel, what remains constant through each resistor? What to say? Potential. Yes or no? So let me find the total potential. So we know that V equal to IR. What is the total current? 1.2. What is the total resistance? 5. So what will be the total voltage? 6 volts. So therefore we have to find current through I2. So I2 equal to V by R2. What is V? 6. What is R2? 15. 6 by 15, that means we will get 0.4 ampere. Okay, so the value of current कितना मिला? 0.4 ampere. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के ऊपर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. ये अच्छे से समझना. हाँ, n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई. कितना सेल दिया हुआ है? n नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है. इसका ईएमएफ क्या है? एक एक सेल का ईएमएफ है ई. आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. A cell A is joined with reverse polarity. The potential difference across each cell. कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं बोला है, सिर्फ बोला है बैटरी कनेक्टेड है. तो बैटरी का क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस. बात समझो. हाँ, क्वेश्चन में बोला है n नंबर ऑफ जो सेल्स है वो ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन इसके बीच में कोई भी एक सेल को रिवर्स पोलरिटी मतलब उल्टा करके कनेक्ट कर दिया. अभी जैसे ही बैटरी को नॉर्मली, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, माइनस प्लस ऐसे कनेक्ट करके जाओगे तो वो ऐड होता जाएगा, काम करता जाएगा. लेकिन जैसे ही सेम टर्मिनल्स कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या होगा? बैटरी को जैसे मैंने उल्टा कर दिया, ये अभी काम नहीं करेगा. लेकिन बैटरी अकेले थोड़े उल्टा होगा, ये उल्टा होके साथ में और एक बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये दोनों काम नहीं करेगा. बात समझ में आ रहा है? ये एक बैटरी, ये एक बैटरी, ये दोनों काम कर रहा है. मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब ये तो खुद डूबेगा, अपने साथ इसको भी लेके डूबेगा. ठीक है, मतलब एग्जाम में कभी होता है ना, जो तुमको कुछ नहीं आता है, तुम किसी दूसरे से चीटिंग करता है. अब जिससे चीटिंग कर रहा है उसको खुद कुछ नहीं आता है, तो तुमने उससे देख के जो लिखा वो भी गया, तुम भी गया. तो उसी की तरह यहाँ पे ये बैटरी जब इसको रिवर्स पोलरिटी में लगाओगे, ये खुद भी जाएगा, इसको भी लेके जाएगा. तो जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है कितना है? n सेल्स. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग का नॉर्मल भी फॉर्मूला होता है E इक्वल टू आई आर, क्योंकि अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है. सो I इक्वल टू क्या होगा? E बाई आर. लेकिन कितना सेल्स है? n सेल्स. रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? NR. इसमें से कितना सेल में से करंट कोई काम का नहीं रहा, मतलब बैटरी करंट नहीं देगा, कोई काम नहीं करेगा. 2 सेल्स, तो 2 सेल्स का ईएमएफ माइनस हो जाएगा. अभी तुम लोग बोलोगे सर अगर 2 सेल्स का ईएमएफ माइनस हो रहा है तो 2 सेल का तो रेजिस्टेंस भी माइनस होना चाहिए. नहीं ना. क्यों? क्योंकि जब इसमें से टोटल करंट पास होगा, ऐसा थोड़ी होगा करंट आके फिर 2 बैटरी को जंप करके निकल के चला जाएगा. नहीं ना. जितना भी टोटल करंट पास होगा वो दोनों बैटरी में से भी पास होना होगा, है कि नहीं? जो भी नेट करंट सर्किट में घूमेगा उसको तो ये दोनों का बैटरी से भी पास होना होगा. तो बैटरी से जब पास होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसको रोकेगा, मतलब रेजिस्टेंस काम कर रहा है. सिर्फ ये दोनों बैटरी कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, चार्ज को घुमाने के लिए कोई फोर्स नहीं दे रहा है, तो इसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा. सॉरी, नॉट 2R, NR. तो ये करंट मिल गया. हम लोग को निकालने क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एक्सेप्ट ए, मतलब एक सेल को छोड़ के बाकी सब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो हम लोग को मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर. ये सुनो. सो E का वैल्यू कितना मिला? अच्छा, E तो E रहेगा. I का वैल्यू मिल गया NE माइनस 2E बाई NR इंटू R. ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? हाँ. सो ये R कैंसिल, यहां से कॉमन आ गया E, तो ब्रैकेट में बचा N माइनस 2 डिवाइडेड बाई N, है कि नहीं? और यहां पे साथ में E माइनस था, तो इसको निकाल लो. एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया N, तो यहां पे आ जाएगा EN माइनस EN
माइनस माइनस प्लस 2e, en कैंसिल, सो 2e बाई n, सो पोटेंशियल कितना आएगा 2e बाई n। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एक्सेप्ट जिसका हम लोगों ने पोलैरिटी चेंज कर दिया था। ओके, और क्या करो, ये वाला देख लो एक बार ना, क्वेश्चन नंबर 57। सो यहां पे एक बैटरी दिया हुआ है 10 वोल्ट का, और यहां पे एक बल्ब है A, यहां पे एक बल्ब है B, यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है C, और यहां पे एक बल्ब है D। क्वेश्चन में पूछा है विच बल्ब विल बी द ब्राइटेस्ट, ये जो बल्ब है इसमें से सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा होगा। नाउ सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसमें करंट ज्यादा जाएगा वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, है कि नहीं, जिसमें करंट ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। हम लोग मान के चलते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के जाता है, लेकिन एक्चुअली में करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव टर्मिनल से होता है। तो हम लोग को मालूम है वेदर इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, इट इज द सेम थिंग। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे अगर करंट जाएगा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन यहां से जब करंट जाएगा सी में, जो बैटरी है बैटरी का टोटल करंट जा रहा है, बैटरी का टोटल करंट डायरेक्ट सी में जा रहा है, बाकी सब में डिवाइड होके जा रहा है। तो सी को क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट, मतलब सी क्या होगा, ब्राइटेस्ट। ठीक है, तो इसमें से ब्राइटेस्ट कौन होगा, सी। आया, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58। An electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. Power consumed by it when operated on 110 volt is. तो पावर दिया हुआ है, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। ऑल्सो वी नो दैट I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट मीन्स P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हो गया VI, I इक्वल टू V बाई R, दैट मीन्स ये। क्वेश्चन में बोला है एक बल्ब जब 220 वोल्ट पे काम करता है उसका पावर होता है 100 वाट, तो जब वो 110 वोल्ट पे काम करेगा पावर कितना कंज्यूम करेगा। सो अगर हम लोग इसको ऐसे निकाल लें P1 बाई P2, तो ये क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर बाई R इनटू, उल्टा हो जाएगा ना, R बाई V2 स्क्वायर। मैंने R क्यों लिया, क्योंकि सेम बल्ब का बात बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा। कैंसिल करो, V1 बाई V2 का फॉर्मूला पुट करो और अपना आंसर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्योंकि बाकी सब दिया हुआ है। V1 क्वेश्चन में हम लोग को पावर निकालना है, मतलब P2 निकालना है, बाकी सब क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्टली पुट करो और कैलकुलेट करो। फिर भी मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। रेटेड, सो V1 दिया हुआ है 220, P1 दिया हुआ है 100, V2 दिया हुआ है 110, P2 निकालना है। इसको सॉल्व करो और निकाल लो, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40।
ये वाला देखो, हाँ ये अर्थिंग के ऊपर बेस्ड है, तो ये डायरेक्ट यही से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक अरेंजमेंट दिया हुआ है हम लोगों को। ये दिया हुआ है पॉइंट का टर्मिनल पोटेंशियल 20 वोल्ट, इस पॉइंट का दिया हुआ है 5 वोल्ट, और यहां से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है। ये दिया हुआ है यहाँ पे एक स्विच, और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और ये है 2 ओम ये स्विच। ठीक है, हम लोग को बोला है when the switch is closed find the current that will flow through it, मतलब जब स्विच क्लोज करोगे तो इस वाले में से भी कुछ करंट जाएगा ना, तो इसमें से कितना करंट जाएगा वो निकालना है। नाउ देखो, हाँ ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मुझे मालूम नहीं, मैंने पकड़ लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, क्योंकि ये ग्राउंड है तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 0। हम लोग को मालूम है जिस पॉइंट में ग्राउंडेड अर्थिंग होता है वहां का पोटेंशियल 0 हो जाता है। अभी मैंने मान लिया, देखो करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है तो मैंने मान लिया करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे करंट आके डिवाइड हो गया, तो इधर चला गया पकड़ लो I2, इधर चला गया I3, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं ना I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, है कि नहीं। I मतलब क्या होता है V बाई R। अभी ये वाला अच्छे से देखो, हाँ ये जो I1 है ये इस दो पोटेंशियल के बीच में है, 20 और V के बीच में, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 माइनस V बाई R। ठीक है, इसका सॉरी मैंने R का वैल्यू नहीं लिखा ना, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये है 4 ओम, तो ये R मतलब आ जाएगा 2 माइनस I2 ये दो पोटेंशियल के बीच में है, दैट मीन्स I2 का पोटेंशियल कितना है V माइनस 5, ब्रैकेट देना क्योंकि माइनस है, और इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है 4 माइनस I3 V और 0 के बीच में है, मतलब V माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, तो मैं ये वाला थोड़ा रफ कर देता हूं, तो मुझे ये मिलेगा। अभी अगर मैं इसको इक्वल टू 0 है कि नहीं, अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा मुझको V का वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं। सॉल्व करके देखो, जब तुम लोग सॉल्व करोगे V का वैल्यू 9 वोल्ट आएगा कि नहीं देख लो एक बार। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ठीक है, इसका एलसीएम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करो V का वैल्यू 9 वोल्ट आएगा। तो अभी हम लोग को करंट निकालना था इस स्विच में से, है कि नहीं। तो करंट मतलब कितना जा रहा है I3 का फॉर्मूला क्या आएगा V बाई R। I3 कौन से पोटेंशियल के बीच में है V और 0, दैट मीन्स 9 माइनस 0 बाई R 2, सो बेटा I3 कितना हो जाएगा 9 बाई 2 4.5 एम्पियर। आया, समझ में आया क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो और एक मैं अर्थिंग का सम करवा देता हूं, ये वाला हो गया, मैं रफ कर रहा हूं। हम लोग को निकालना है फाइंड पोटेंशियल ऑफ E। E में कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ग्राउंड है, मतलब C में पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। अभी देखो यहाँ पे एक 8 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है कि नहीं।
तो जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है, मतलब कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ से भी सेम करंट जाएगा, यहाँ से सेम करंट जाएगा। मतलब ये दोनों का जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये ग्राउंड हो रहा है, मतलब ये पोटेंशियल जीरो हो रहा है। ठीक है, करंट तो यहाँ से चला जाएगा क्योंकि क्लोज पाथ है, और यहाँ पे कोई पोटेंशियल है ही नहीं, तो इसलिए कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो यहां से ये फ्लो होके चला गया, तो आर हो गया हम लोग का 5 + 1 6 ओम। दैट मीन्स मैं जब ये दोनों रेजिस्टेंस को हटाऊंगा, यहाँ पे मुझको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया 6 ओम। ठीक है, अभी मुझको निकालना है ई, इसका पोटेंशियल कितना होगा, है कि नहीं, ये जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये कितना होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ करंट कितना होगा। तो हम लोग को मालूम है V = IR, सो I = V/R। V है 8 वोल्ट और R कितना है, सॉरी ये इक्विवेलेंट 6 वोल्ट, सॉरी ये नहीं चाहिए हाँ, क्योंकि हम लोग को E का निकालना है ना, इसके बीच में तो सिर्फ ये आ रहा है। तो ये 5 ओम ये जैसा है वैसे ही रहेगा। हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया क्योंकि हम लोग को करंट निकालना है। तो ये आ जाएगा 8/6, मतलब आ जाएगा 4/3 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया, 4/3 एम्पियर। अभी सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, हम लोग को मालूम है सीरीज कनेक्शन में करंट क्या फ्लो होता है, सेम। सो करंट I = क्या होगा, V/R। I कितना मिला, 4/3। जो V है E और C के बीच में, E और C के बीच में कितना है, पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट C, जो कि कितना है 0, और ये दोनों के बीच में R कितना है 1 ओम 1। तो VE = कितना आएगा 4/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो VE कितना आएगा 4/3 वोल्ट आएगा, VE 4/3 वोल्ट आएगा। अभी ये जो VE है ये कौन सा टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, दैट मीन्स -4/3 वोल्ट। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन में माइनस दिया हुआ, हाँ है ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है। ठीक है, सो इट विल बी -4/3 वोल्ट। आई होप समझ में आया। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसका रिलेटेड सम्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप काफी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, थैंक यू।